हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको कि नहीं? जल्दी से ज्वाइन करें और मुझे बताएं मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। बेटा, आज है एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 5। आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में जस्ट मैंने स्टार्ट किया था, सिर्फ एक पेज मैंने आपको पढ़ाया था। आज उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कोशिश करेंगे हम लोग कंप्लीट करने की। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। मेरी आवाज आ रही ना? बिल्कुल सही। मैं परफेक्टली विजिबल भी हूं और ऑडिबल भी हूं, है ना? यश, हेलो बेटा। रोनित, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। आशीष, नमस्ते। नमस्ते बच्चे। कैसी चल रही है आपकी तैयारियां? क्यों? समझ में आ रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझ में आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड फिर हम लोग जब लास्ट पोर्शन में पहुंचेंगे क्वांटम नंबर्स डिस्कस कर लेंगे। क्वांटम नंबर से फिर हम लोग कूदेंगे किसमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और वहां से पीरियोडिक टेबल में, और पीरियोडिक टेबल के बाद केमिकल बॉन्डिंग में। मतलब ये फिर वहां से हम लोग एक तरह से ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ाई थी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किसी को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो वो जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में होता है, और उन एनर्जी पैकेट्स को हम लोग क्वांटा या फोटॉन्स बोलते हैं। एक पैकेट की एनर्जी एच न्यू होती, जहां न्यू फ्रीक्वेंसी है, या आप उसको एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हो। ऐसे एन पैकेट्स अगर एनर्जी ट्रांसफर हुए तो टोटल एनर्जी जो ट्रांसफर होगी वो n इंटू एच न्यू होगी, या n इंटू एच सी बाई लैम्डा, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फिर हम लोग वहां से शिफ्ट किए, फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस किए थे। फिर मैंने आपको क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट बताया था। ऐसी रिएक्शंस जो फोटोन की प्रेजेंस में होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड को कैसे डिफाइन करते थे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्सॉर्ब। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि वैसे ही जब मैं अगले लेक्चर के लिए आता हूं तो पिछला लेक्चर आपके पूरे दिमाग में छपा होना चाहिए। तो देखो, लेक्चर के बाद अभी तो सुनना है, लेक्चर के बाद जाके उस लेक्चर को सुनना है, और आने से पहले भी एक तरह से आपको लेक्चर को सुनना है, या अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो जल्दी जल्दी से उनको रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ही कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हुए। अगर आपको लास्ट क्लास में याद हो बेटा, तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे बोला था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एग्जैक्टली क्या कर रहे थे। एक इस तरह की इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब थी। जल्दी से मैं पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप फिर से ड्रॉ कर रहा हूं और ऑब्जर्वेशंस लिखूंगा। इस तरह से एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया था, जिसमें एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब थी। उस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर हमने दो मेटल प्लेट्स इंसर्ट की थी एज इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव नेगेटिव। दिस इज एक्सटर्नल पोटेंशियल, ये मैंने लास्ट क्लास में ड्रॉ किया था, इसको मैं जल्दी से ड्रॉ कर देता हूं। और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसको बच्चे एनोड बोलेंगे कन्वेंशनली, और इसको कैथोड बोलेंगे। अभी फिलहाल जिस तरह से ये बना हुआ है, इसमें आप कोई करंट ऑब्जर्व नहीं करोगे। आज आपके सुनने का दिन है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पूरी थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसका एक्सप्लेनेशन जो भी मैं दे रहा हूं, एक्चुअली दैट वाज आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन। कई बार बच्चे बोलते हैं, सर आपको कैसे मालूम है कि ये जो हो रहा है आप ऐसे कैसे? तो ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, जो भी आइंस्टाइन ने एक्सप्लेनेशन दिया था वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा चीजों को। अभी ये इवैक्यूएटेड है, मतलब देयर इज ऑलमोस्ट वैक्यूम, सो द सर्किट इज नॉट कंप्लीट, और सर्किट कंप्लीट नहीं होने के कारण आपको अमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप कैथोड पे एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट रे इंसिडेंट करते हैं,
सूटेबल फ्रीक्वेंसी, मैंने बोला था सूटेबल वर्ड इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट रे इंसिडेंट करते हैं वैसे ही अमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, जो कि बताता है कि लाइट रे इंसिडेंट होने पे इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो का जो डायरेक्शन होता था वो इस प्रकार से होता था, उसको हम लोग आईपी बोलते थे। आईपी का मतलब है फोटो करंट, और करंट इसलिए फ्लो होता था क्योंकि सर्किट से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ क्या होगा, ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स इस मेटल सरफेस पे पड़े होंगे। मेटल सरफेस पे जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करके बाहर आ गए होंगे। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस प्लेट पे पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं। स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली मूव्स टुवर्ड्स एनोड, and when electrons move then there is a movement in circuit, a movement of electrons in circuit, and we observe a current. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चे यहां पे, इनको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था। क्यों फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके ओरिजिन का कारण फोटॉन्स हैं। और ये जो करंट है, इस करंट को क्या बोलते हैं बेटा, फोटो करंट, फोटो करंट, राइट। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। अब मैं यहां पे ऑब्जर्वेशंस लिखने जा रहा हूं, है ना, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस मैं लिखता हूं, 2-3 ऑब्जर्वेशन है, उनको लिखते हैं और फिर उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये वही ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किए थे, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे वेव नेचर ऑफ लाइट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता है। तो ऑब्जर्वेशन लिखते हैं बच्चे। पहला ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज, इफ नो लाइट इज इंसिडेंट, if no light is incident, no current is observed in the circuit, no current is observed, right. Second, as soon as light of suitable frequency, मैं बार बार suitable word importance बता रहा हूं कि सूटेबल वर्ड इंपॉर्टेंट है। सभी फ्रीक्वेंसी की लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज नहीं करती हैं, ओनली सूटेबल फ्रीक्वेंसी। सो एज सून एज लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन कैथोड, वी ऑब्जर्व अ करंट, a current in the circuit. Now third observation is very important. थर्ड ऑब्जर्वेशन एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ लाइट से रिलेटेड है, उसको आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये क्यों था, ठीक है। कुछ डाउट है? फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी कैन कॉल एज क्वांटम, बिल्कुल रोनित, जो फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी आप नहीं बोलोगे, फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी नहीं बेटा, क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड दोनों सेम है। फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी एग्जैक्टली क्वांटम यील्ड से रिलेटेड नहीं है ना। फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी को आप एग्जैक्टली क्वांटम यील्ड से रिलेट नहीं कर सकते हो, ऑल्दो एक्चुअली हम लोग रिएक्शंस की बात करते हैं। जब क्वांटम यील्ड की बात करेंगे ना तो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, रिएक्शंस होने चाहिए। यहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बच्चे फोटॉन्स गिरने के कारण कोई रिएक्शन नहीं हो रही, मतलब कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, आप समझ रहे, कोई रिएक्शन नहीं हो रही बच्चे यहां पे। हाँ लेकिन हाँ ठीक है, आप फिजिकल प्रोसेस है, आप रिलेट कर सकते हो, बट नॉट एग्जैक्टली, राइट। चलिए ओके, थर्ड ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, as intensity of light is increased, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बच्चे फोटो इंटेंसिटी भी बोलेंगे। as intensity of light is increased, अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करोगे then photo current also increases, very important। मतलब अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, सपोज फोटो इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को मैं कैपिटल आईपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो फोटो करंट स्मॉल आईपी की वैल्यू भी बढ़ती है, और इसका वाइस वर्सा भी है, इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज करते हो तो फोटो करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है,
ठीक है, तो ये प्रोमिनेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, चलिए इनको एक्सप्लेन करते हैं बारी बारी से। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बेटा। एक तरह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और लाइट की इंटेंसिटी अगर कम करते हो तो करंट की वैल्यू कम होगी। ठीक है, इसको समझेंगे अब ये पूरा प्रोसीजर कैसे होता है, क्या क्या टर्म्स हैं जो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमको सुनने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं चलूंगा बेटा, नेक्स्ट पेज पे चलूं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और समझते हैं कि इस पूरे इफेक्ट में कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि हमें सुनने को मिलते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। चल रहे बेटा, है ना? आपको जो भी काम की चीज दिखे उसको जल्दी से फटाफट लिख लो, फिर मैं 10 सेकंड के बाद आगे बढ़ता हूं। 10 सेकंड में आगे बढ़ता हूं। चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इन टर्म्स को करते करते ही हम लोग ये पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये टर्म्स सिर्फ हम लोग लिखेंगे नहीं, बहुत डिटेल में समझने वाले भी हैं कि इन टर्म्स को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इन सम बुक्स, वर्क फंक्शन है बेटा, इसको वर्क फंक्शन is also called, work function in some books is also called threshold energy, threshold energy, threshold energy। इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? फाई से। ये रिप्रेजेंटेशन HCV में मिलता है, HC वर्मा में ये रिप्रेजेंटेशन मिलता है फाई, और कुछ दूसरी बुक्स में जैसे रेस्निक हेलिडे में W भी मिलता है। सो फाई और W, मैं यहां पे पर्सनली मैं फाई को प्रेफर करता हूं तो फाई यूज करूंगा। वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज सो लेट्स राइट दिस डेफिनेशन। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द मिनिमम amount of energy, it is the minimum amount of energy required by an electron, on the metal surface, to just come out of the surface, to just come out of the surface, come out of the surface। क्या मतलब है? मेटल सरफेस पे मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को मिनिमम कितनी एनर्जी दी जाए कि वो सरफेस से जस्ट बाहर आ जाए, मतलब मेटल के जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं उन बाइंडिंग फोर्सेस को ओवरकम करके जस्ट मेटल सरफेस से बाहर आ जाए। वो जो मिनिमम एनर्जी आप दोगे बेटा उसी को बोलेंगे वर्क फंक्शन। उसी को क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी यूनिट बताओ क्या है, यूनिट कोई बताएगा? जल्दी से टाइप करके बताओ, यूनिट क्या है? यूनिट अगर मैं आपसे बोलूं कि वर्क फंक्शन की यूनिट क्या होगी तो ऑब्वियसली बेटा इसकी यूनिट वही यूनिट होंगी जो एनर्जी की यूनिट्स होती हैं। जो एनर्जी की यूनिट्स होती हैं वही यूनिट्स होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये मिनिमम एनर्जी की बात हो रही है। क्या आप इस चीज को अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन की एक अलग वैल्यू होगी, क्योंकि हर मेटल में मौजूद जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर आने के लिए एक अलग एनर्जी चाहिए होगी। ये आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? मतलब मैं आपसे बोल रहा हूं every metal has a unique value of work function। इसका मतलब ये जो वर्क फंक्शन है दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल, मेटल के नेचर पे डिपेंड करेगा। सोडियम है तो उसका वर्क फंक्शन कुछ और होगा, पोटेशियम है तो उसका वर्क फंक्शन कुछ और होगा, कॉपर है तो उसका वर्क फंक्शन कुछ और होगा, प्लैटिनम है तो उसका वर्क फंक्शन कुछ और होगा। आप समझ पा रहे हैं जो मैं बात बोल रहा हूं? हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि ये मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन एक कॉमन सेंस क्या है, अगर थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल पढ़े हो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन को
बाहर लाने के लिए ये एक तरह से आयनाइजेशन का प्रोसेस है, एक तरह से आप इसको आयनाइजेशन से रिलेट कर सकते हो। और आपको मालूम है कि जो एल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये जो एल्कली मेटल्स हैं, इनकी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं। तो यहां पे भी ये देखा गया है कि जो एल्कली मेटल्स हैं उनके वर्क फंक्शन काफी कम होते हैं। मतलब अमंग ऑल मेटल्स, एल्कली मेटल्स के जो वर्क फंक्शन होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर लाना आसान होता है। अब पूरे प्रोसेस को समझते हैं। एक आइंस्टीन्स इक्वेशन हम यहां पे आपको बताने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या है आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन ब्यूटी ऑफ दैट इक्वेशन क्या है कि अगर एक ऐसे व्यक्ति को समझाओ जिसको साइंस का कोई बैकग्राउंड नहीं, तब भी उसको समझ में आ जाएगा। और नाम भारी है आइंस्टीन्स इक्वेशन, पर है बहुत सिंपल सी चीज। देखिए क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक मेटल है, लेट्स से आपके पास एक लेट्स से आपके पास एक मेटल है, और वो मेटल सपोज ये रहा आपके पास एक मेटल, ठीक है। ये मेटल सरफेस है बेटा, ये मेटल सरफेस है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना दे रहा हूं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज इस मेटल के लिए जो वर्क फंक्शन की वैल्यू है, सपोज लेट अस से इट इज 4 eV, लेट्स से इट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है, इस मेटल के सरफेस पे मौजूद इलेक्ट्रॉन को सरफेस से जस्ट बाहर आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होगी। अब जब आप इस पे लाइट रेज इंसिडेंट करते हैं, तो आपको मालूम है कि लाइट रेज में छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? क्वांटा या फोटॉन्स, क्योंकि ये पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है। तो हम यहां पे लाइट में छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स मानते हैं। मान लो बच्चे, मान लो यहां पे जो लाइट रे आ रही है, ये रहा एक पैकेट। इस पैकेट की एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा, इस पैकेट की एनर्जी अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 eV है, और यहां पे मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या वो पैकेट बाहर निकाल पाएगा? क्या ये पैकेट इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा? जल्दी से आंसर बताओ, क्या ये पैकेट इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से बाहर निकाल पाएगा? आप शायद सोच रहे होगे कि इसकी एनर्जी 2 eV है, जबकि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए 4 eV चाहिए। तो 2 eV इस 4 eV से कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। यही आप कहना चाहते हैं, इसीलिए आपने आंसर नो टाइप किया है। लेकिन मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्या यह जरूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही पैकेट से एनर्जी ले? सपोज भाई यहां पे तो बहुत सारे पैकेट्स होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन के पास तो बहुत सारे पैकेट्स आ रहे होंगे। एक पैकेट ये रहा, एक पैकेट ये रहा। क्या ये इलेक्ट्रॉन इन तीनों पैकेट से 2 eV एनर्जी नहीं ले सकता? तो 2 eV 6 eV हो गया। बाहर आने के लिए तो 4 eV ही चाहिए था, तो 6 eV हो गया। 3 पैकेट से एनर्जी ले लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। तब आपका आंसर आपने नो टाइप किया। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही पैकेट से एनर्जी ले रहा है। क्या आप ये कहना चाहते हैं? क्या ये 3 पैकेट से एनर्जी नहीं ले सकता? क्या ये 3 पैकेट से एनर्जी नहीं ले सकता और बाहर नहीं आ सकता? बोले, है ना प्रोबेबिलिटी, चांस है कि नहीं है? यहीं पे आइंस्टीन्स थ्योरी आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज आइंस्टीन्स स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, one electron can accept all the energy from one photon only. One electron, I will write it, one electron accepts all energy from one photon only। ये बड़ा उसूलों वाला है, बड़ा सिद्धांतों वाला है। इसके मॉरल, इसके वैल्यूज बहुत हाई हैं। ये कहता नहीं, मैं एनर्जी लूंगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन से लूंगा, मैं एक ही फोटोन से लूंगा, 2 फोटोन से 3 फोटोन से मैं एनर्जी नहीं लूंगा, और अगर एनर्जी लूंगा भी तो कंप्लीट एनर्जी लूंगा। ये इलेक्ट्रॉन कहता है, ये थ्योरी है एज पर आइंस्टीन। ठीक है, अब हमें इस पे रुकते हुए, मतलब इसको बिलीव करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि ये जो दूसरा और तीसरा फोटोन है, इससे एनर्जी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ऑब्वियसली
एनर्जी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, इससे एनर्जी सिर्फ एक से एक्सेप्ट की जाएगी, और जो एक से एक्सेप्ट एनर्जी की जाएगी, वो जो एक से एक्सेप्ट की जाएगी एनर्जी, तो वो इससे एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, अब ये 2 eV है, इसको बाहर आने के लिए 4 eV चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये जो h न्यू की वैल्यू है, ये 2 eV h न्यू की वैल्यू होगी, h न्यू की वैल्यू 2 eV। तो क्या ये फ्रीक्वेंसी सूटेबल है इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए? क्या ये फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू h न्यू की वैल्यू 2 eV है, इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए सूटेबल फ्रीक्वेंसी है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। इसका मतलब इस फ्रीक्वेंसी से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप ऑब्जर्व नहीं करोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पैकेट की एनर्जी चेंज करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। मान लो मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, मतलब जो एच न्यू की वैल्यू है बच्चे, सपोज एच न्यू की वैल्यू अब जो मेरी है वो हो जाती है लेट्स से 8 eV, मान लो 8 eV हो जाती है। अब क्या इलेक्ट्रॉन के बाहर आने के चांसेस हैं? अब क्या इलेक्ट्रॉन के बाहर आने के चांसेस हैं? बिल्कुल है, अब इलेक्ट्रॉन के बाहर आने के चांसेस हैं। अच्छा, अब क्या होगा? अब सुनना, ये इलेक्ट्रॉन के पास, ये वाले इलेक्ट्रॉन के पास ये पैकेट आया, ये पैकेट आया, कहता मेरे पास 8 eV है। ये इलेक्ट्रॉन कहता है मुझे तो 4 eV ही चाहिए बाहर आने के लिए, तो एक काम करो 4 मुझे दे दो और 4 तुम अपने पास रख लो। क्या ये पॉसिबिलिटी है? अगर ये 8 eV का फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो कहेगा मुझे बाहर आने के लिए 4 ही चाहिए, 4 ही चाहिए। एक काम करो, तुम्हारे पास तो एक्स्ट्रा है, तो तुम एक काम करो कि तुम 4 अपने पास रख लो, मुझे 4 दो। क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या ये इलेक्ट्रॉन, मेटल सरफेस पे मौजूद इलेक्ट्रॉन इस पैकेट को बोल सकता है कि नहीं भैया मुझे तो 4 ही चाहिए, तुम्हारे पास 8 है, तो तुम फालतू में क्यों एनर्जी वेस्ट करोगे, 4 अपने पास रख लो? नहीं, बिल्कुल, द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ऑल एनर्जी इज एक्सेप्टेड। अगर पैकेट से एनर्जी ले रहे हो, पैकेट की शर्त है, ये जो एनर्जी पैकेट है, ये जो फोटोन है, इसकी शर्त है कि अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हें एनर्जी लेना है तो मेरी कंप्लीट एनर्जी लेनी पड़ेगी, नहीं तो मत लो, नहीं तो मुझे जाने दो, ट्रांसमिट होने दो, रिफ्लेक्ट होने दो। लेकिन अगर तुम्हें एब्जॉर्ब करनी है एनर्जी तो कंप्लीट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन भले ही इसको बाहर आने के लिए 4 चाहिए हो, लेकिन एब्जॉर्ब तो ये 8 ही करेगा, एब्जॉर्ब तो ये 8 ही करेगा। अच्छा, फिर क्या होगा? एक्स्ट्रा एनर्जी का, बाहर आने के लिए तो 4 चाहिए, अब एब्जॉर्ब 8 कर रहा है, तो वो एक्स्ट्रा या जो एक्सेस एनर्जी है उसको वो अपनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकता है, चेंज कर सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी, सुनना, एक क्वेश्चन का आंसर फिर आप मुझे दीजिएगा, एक क्वेश्चन का आंसर फिर आप मुझे दीजिएगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन इस पैकेट से बोल सकता है कि मुझे 4 चाहिए, तुम्हारे पास 8 है, एक काम करो मेरे बगल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मेरे पड़ोस वाला, उसको भी बाहर आना है, मुझे भी बाहर आना है, हम दोनों को 4-4 चाहिए, तो तुम एक काम करो मुझे 4 दे दो, मेरे पड़ोस वाले को 4 दे दो, तो हम दोनों लोग ही बाहर आ जाएंगे, दोनों का भला हो जाएगा। क्या ये पॉसिबिलिटी भी है या नहीं? ये इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन से बोले कि चलो भैया दोनों लोग इस फोटोन से एनर्जी एक्सेप्ट कर लेते हैं? द आंसर इज नो, द आंसर इज अगेन नो, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आइंस्टीन स्टेटमेंट। आइंस्टीन ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही पैकेट से कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक पैकेट से कंप्लीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अगर करेगा तो कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, और अगर नहीं होगी तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा, फोटोन रिफ्लेक्ट हो जाएगा या ट्रांसमिट होकर दूसरी तरफ चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये जरूर है कि यदि कोई एक्स्ट्रा या एक्सेस एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है बच्चे? इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, ये जो आपने एनर्जी दी है 8 माइनस जितनी जस्ट बाहर आने के लिए चाहिए -4, और ये वैल्यू किसमें होगी? ईवी में। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की बाहर आने पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है 8 - 4 eV, और यही रिलेशन है एक्चुअली आइंस्टीन्स रिलेशन। अगर आप गौर करो तो हमने लिखा क्या है? Ke max, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन,
जो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एच न्यू माइनस फाइव। एच न्यू क्या है बच्चे, जो एक पैकेट की एनर्जी इंसिडेंट है, दैट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। दिस रिलेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन्स रिलेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी रिलेशन को आइंस्टीन्स रिलेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इसको आप लिखो, फिर मैं अगले पेज पे और बहुत सारी इस पे डिस्कशन करते हैं। यहां मैक्सिमम लिखा हुआ, इस पे भी अभी आते हैं कि मैक्सिमम क्यों लिखा हुआ है। ध्यान रखेंगे जो जो बातें बोली हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन से कंप्लीट एनर्जी एक्सेप्ट करेगा तो करेगा, और नहीं करेगा तो बिल्कुल नहीं करेगा, उसको बोलेगा तुम निकलो यहां से, मुझे एब्जॉर्ब नहीं करनी है एनर्जी, ठीक है। लेकिन अगर एब्जॉर्ब करेगा तो कंप्लीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। दिस वी आर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट टर्म्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से या डब्ल्यू से। सो नेक्स्ट पेज पे मैं चलता हूं और इसी इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, कुछ दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, है ना। चले आगे चले, चलो बेटा। सो नेक्स्ट पेज पे राइट हमने लिखा आइंस्टीन्स रिलेशन इज के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, वेयर न्यू इज इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। यहां न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, राइट। इंसिडेंट रेडिएशन मतलब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पड़ी उसकी फ्रीक्वेंसी। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव, एच सी बाई लैम्डा, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। सो इसको एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव भी लिख सकते हो। यहां तक पहुंचने में हमने क्या माना है, हमने ये माना कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही पैकेट से कंप्लीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। यहां के मैक्स है बच्चे। अब सुनो, इस चीज की अहमियत समझना। मैक्सिमम मैंने लिखा है बच्चे, मान लो जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में चले हम लोग, पीछे वाले प्रॉब्लम में, जैसे बेटा यहां पे के मैक्स की वैल्यू थी 8 माइनस 4, मतलब जब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है 8 माइनस 4 मतलब 4 eV। कितनी हो सकती है, 4 eV, ये मैक्सिमम है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, यही सेटअप दे रखा है, वो आपसे बोले कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 eV हो सकती है, 3 eV हो सकती है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप बोलोगे बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये तो मैक्सिमम है, इतनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, इससे कम हो सकती है। आप बोलोगे कैसे सर? वो हो सकता है एनर्जी लॉसेस करे, कुछ एनर्जी का फॉर्म वो दूसरे फॉर्म में रेडिएट कर दे, मतलब आप समझ रहे हो। ये तो तब है जब उसने बिल्कुल सारी एनर्जी को, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी बच रही थी, उसको पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दे, तब इतनी काइनेटिक एनर्जी। हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास आए उसको वो इधर उधर फालतू चीजों में वेस्ट कर दे, हीट के फॉर्म में वेस्ट कर दे, कोलिजन में वेस्ट कर दे, मतलब बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज है बेटा। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम का मतलब है इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, इससे कम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। क्या जीरो हो सकती है इस केस में? बिल्कुल हो सकती है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन सारी अपनी एनर्जी लूज कर दे। ये कुछ वैसे ही है बच्चे, जब मैं क्लास में बताता हूं तो बच्चों को बोलता हूं कि मैक्सिमम का वर्ड, जैसे आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ने में जो मैक्सिमम, सपोज टी मैक्स वो समय है जो आप मैक्सिमम पढ़ सकते हो एक दिन में। लेट्स से इट इज 14 आवर्स, टी मैक्स इज 14 आवर्स, सो दिस इज द मैक्सिमम टाइम जो आप पढ़ सकते हो 24 आवर्स में से। बाकी हमने सारा समय निकाल दिया जो दूसरे कामों में चाहिए, और मान लो अब वो 14 आवर्स का समय आया टी मैक्स, लेकिन आप पढ़ते कितना हो वो अलग बात है। ये मैक्सिमम समय है जितना आप पढ़ सकते हैं। कोई बच्चा पढ़ता होगा 10 घंटे पढ़ता होगा, कोई 4 घंटे पढ़ता होगा, मैक्सिमम 14 घंटे पढ़ सकते हैं, कोई 0 घंटे भी पढ़ता होगा, कोई पढ़ता ही नहीं होगा, कोई पढ़ता ही नहीं होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए बच्चे कि मैक्सिमम का मतलब है इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती है, इससे कम ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, यदि वो एनर्जी को किसी दूसरे चीज में वेस्ट कर दे तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब इस रिलेशन से कुछ और टर्म्स है हमारे पास। अब ये पहला ही सेक्शन है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब मैं आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स शेयर कर रहा हूं। जैसे अब एक नोट लिखेंगे बेटा, यहां पे एक नोट लिख लेते हैं। यार ये क्या होता है, यहां पे एक नोट लिखते हैं।
ठीक है, इसमें मैं एक टर्म और इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं और वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बच्चे मैं डिनोट करूंगा न्यू नॉट से। पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं कि ये टर्म का मतलब क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज द मिनिमम, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी of electromagnetic wave required to cause emission of photoelectrons, मतलब आप कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसी मेटल पे इंसिडेंट करें ताकि जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो। जस्ट इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर लाना है, तो ऑब्वियसली अगर जस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर लाना है तो के मैक्स की वैल्यू आप 0 लिख सकते हैं। तो 0 इज इक्वल टू h न्यू नॉट माइनस 5। हम चाहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ जाए, कितनी मिनिमम एनर्जी दें, कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ताकि इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर, हम नहीं चाहते कि उसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी हो, हमारा पर्पस है कि जस्ट सरफेस से बाहर आए। तो इसका मतलब जो एच न्यू नॉट, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की पैकेट की एनर्जी है एच न्यू नॉट, उसकी वैल्यू वर्क फंक्शन के बराबर दे देते हैं ताकि जस्ट बाहर आ जाए। तो वही चीज है यहां पे। तो यहां से बच्चे न्यू नॉट की वैल्यू हो जाती है पाई बाई एच, राइट, पाई बाई एच। पाई की वैल्यू मेटल टू मेटल वैरी करेगी, हर मेटल के लिए पाई की वैल्यू अलग होगी और हर मेटल के लिए न्यू नॉट, मतलब ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू भी अलग होगी, है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिपेंड करती है कि मेटल कौन सा है। एक्चुअली मेटल की आइडेंटिटी पे डिपेंड करेगा। एवरी मेटल विल हैव इट्स ओन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। ये मेटल की आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम इस रिलेशन को, इस वाले रिलेशन को एक तरीके से और लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू, जहां न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, माइनस एच न्यू नॉट। के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब यहां पे न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है और न्यू नॉट उस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। न्यू इज इक्वल टू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एंड न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, THRESH, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल। जिस मेटल पे लाइट रेज इंसिडेंट है उस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है। ऑब्वियसली न्यू की वैल्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होनी चाहिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन कराना है तो। सो दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगले पेज पे चलूंगा और आपसे बोलूंगा एक ग्राफ बनाओ। चलो अगले पेज पे चलते हैं और एक ग्राफ मैं आपसे जानना चाहूंगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है वो ग्राफ। आगे बढ़ते बेटा। मैं आपसे बोलूंगा कि आप मुझे एक ग्राफ बना के दो। मुझे आपसे चाहिए एक ग्राफ में कुछ y एक्सिस पे होता है, कुछ x एक्सिस पे। तो मुझे चाहिए के मैक्स वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। यहां न्यू क्या है बेटा? न्यू मेरी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। तो मुझे आपसे चाहिए एक ग्राफ के मैक्स वर्सेस न्यू का, मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ। सो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी यहां पे न्यू है और y एक्सिस पे मुझे चाहिए के ई मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। कैसा ग्राफ बनेगा बताओ? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, किस तरह का ग्राफ बनेगा? जल्दी से बता दो। एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग। सो मुझे मिलने वाली है एक स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो के मैक्स अभी हमने लिखा के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, के मैक्स को y मानना है, इसको y मानना है, न्यू को x मानना है, तो y इज इक्वल टू एच एक्स माइनस 5। इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा बच्चे, स्लोप कितना होगा? h के बराबर होगा। और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस
वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा वो -5 के बराबर होगा, -5 के बराबर होगा। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये बेटा 0 है, पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी, तो एक्चुअली मुझे जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। आप बोलोगे सर इसको पीछे एक्सटेंड क्यों नहीं कर सकते? तो पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ एक्चुअली सिर्फ एक्सटेंड कर सकते हो, एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो, एक्स्ट्रापोलेट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, kinetic energy is not negative, so we can only plot this. Actually this graph exists up till here and you can only extend it below that. Okay, so this is phi, actually ये phi है, और इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -5, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो मैं बोल सकता हूं थीटा की वैल्यू tan इनवर्स h है, tan इनवर्स h है, क्योंकि tan थीटा स्लोप होता है और स्लोप की वैल्यू क्या है बेटा? h है। आपको ये समझ में आया कि ग्राफ को हम नीचे पीछे तक क्यों नहीं ले गए? क्योंकि पीछे ले जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये ग्राफ तो यहीं तक आ जाएगा जहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखना चाहूं तो देखो वाई एक्सिस तो 0 है, इसका मतलब वाई एक्सिस तो मैंने 0 लिख दिया, एक्स एक्सिस पे यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, और काइनेटिक एनर्जी 0 जिस फ्रीक्वेंसी पे होती है उसको न्यू नॉट बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू नॉट पाई बाई एच होता है बेटा। यहां पे ये पाई बाई एच है, ये पाई बाई एच है, न्यू नॉट है, न्यू नॉट का मतलब ये इस मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट ग्राफ, आपको बहुत बुक्स में देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे इसका स्लोप पूछ लेते हैं, कई बार इसका इंटरसेप्ट पूछ लेते हैं। याद रखना ये इंटरसेप्ट का मैग्नीट्यूड है, एक्चुअल में ये नेगेटिव होगा इंटरसेप्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म नोट पे ही लिख लेते हैं, एक नोट लिखते हैं और उसमें एक टर्म और ऐड कर लेते हैं, और वो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, किसी मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इसको डिनोट करेंगे लैम्डा नॉट से, और इसकी डेफिनेशन, अच्छा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में हमने क्या लिखा था? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू कॉज एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस। यहां पे मिनिमम नहीं लिखेंगे, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, और समझदार को इशारा काफी है, समझ गए होंगे बच्चे। इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट इज रिक्वायर्ड, that is required to cause emission of photoelectrons from a metal surface, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को जस्ट बाहर निकालने के लिए जो मैक्सिमम वेवलेंथ आप इंसिडेंट कराओगे, मैक्सिमम वेवलेंथ, उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, राइट। और इसकी वैल्यू फिर से वही 0 इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट -5। सो यहां से मैं लिख सकता हूं लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई पाई, एच सी डिवाइडेड बाई पाई। हर मेटल के लिए इसकी एक यूनिक वैल्यू होगी, मतलब लैम्डा नॉट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। मेटल टू मेटल ये वैरी करेगा, मेटल टू मेटल ये वैरी करने वाला है। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो बेटा। क्वेश्चन ये है, इफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ for a metal is 3000 angstrom, then find which of the following wavelengths can cause emission of photoelectrons, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। पहला है 300 नैनोमीटर, बी है 280 नैनोमीटर, सी है 320 नैनोमीटर एंड डी है 305 नैनोमीटर।
एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। आप क्या मुझे बताएंगे कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे? द करेक्ट आंसर इज ए एंड बी। ऑब्वियसली बेटा, क्यों? क्योंकि ए और बी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा दैट इज 3000 एंगस्ट्रॉम। 3000 एंगस्ट्रॉम कैन बी रिटन एज 300 नैनोमीटर। सो दिस इज 300 नैनोमीटर। इसका मतलब अगर आप इससे बड़ी वेवलेंथ डालते हो तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा। अगर आप इससे बड़ी वेवलेंथ डालते हो, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है जिससे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, इससे बड़ी वेवलेंथ डालोगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा। इससे कम वेवलेंथ डालनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, और इससे कम वेवलेंथ ये इस पे जस्ट एमिशन होगा, इस पे जस्ट एमिशन होगा, क्योंकि ये तो थ्रेशोल्ड ही हो गया। और इससे ये देखो ये कम है, इस पे होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जरा वो भी सोच लो। क्योंकि अगर इन दोनों को रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी। मैं बताऊं कैसे? जैसे देखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू मान लो ये वाला 320 आपने नैनोमीटर इंसिडेंट किया, तो ओके hc बाई लैम्डा 320 माइनस hc बाई लैम्डा नॉट। hc बाई लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा नॉट। hc बाई लैम्डा नॉट क्या होगा? लैम्डा नॉट एक्चुअली यहीं से आ जाता है ना काइनेटिक एनर्जी। आप आइंस्टीन रिलेशन को एक और तरीके से लिख सकते हो बेटा। कैसे? hc बाई लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा नॉट। आप ये रिलेशन भी लिख सकते हो। यहां hc बाई लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी है? 300। अब आप चेक करो, ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आने वाली है। और नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो, तो ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। इन दोनों से एमिशन नहीं होगा, इन दोनों से एमिशन होगा। एक्चुअली इससे जस्ट बाहर आएगा और इससे एक काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आ सकता है, बाहर आ सकता है। ठीक है, क्या ये चीजें क्लियर हैं? अब कुछ क्वेश्चंस हैं, पीछे वाले पेज पे ही चलो। हाँ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क फंक्शन, बिल्कुल परफेक्ट है बेटा, बिल्कुल परफेक्ट है। चलो एक काम करते हैं, अगले पेज पे मेरे पास कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, जल्दी से 2-3 क्वेश्चंस करते हैं और फिर अपने दूसरे, हमने मेन हेडिंग क्या लिखी थी? सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उस मेन हेडिंग पे पहला सेक्शन अभी हम लोग कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फिर दूसरे सेक्शन पे आते हैं। लेकिन उससे पहले आपकी सेवा में क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे? देखो बेटा, अगर पहला हमें मालूम है कि के मैक्स की वैल्यू होती है hc बाई इंसिडेंट, जो भी वेवलेंथ है इंसिडेंट, -5, ठीक है। के मैक्स पहले केस में 1 eV इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा -5 है, इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहे हैं कि जब लैम्डा बाई 3 यूज किया तो के मैक्स 5 eV है, सो 5 eV इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा बाई 3। लैम्डा बाई 3 का 3 ऊपर चला जाएगा, सो 3 hc बाई लैम्डा -5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऑब्वियसली हमें 5 पता करना है, तो पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर लोगे, 5 की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पे 1 eV, ये 5 की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। सो अ सिंपल वन टू स्टार्ट विद। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था स्टार्ट करने के लिए। आगे दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, ये समझ में आया ना? समझ में आया? पहले लैम्डा लिया था तो 1 eV था, फिर लैम्डा बाई 3 किया तो लैम्डा बाई 3 का 3 ऊपर चला गया, तो 3 hc बाई लैम्डा -5। दो इक्वेशन है, सॉल्व करोगे 5 की वैल्यू 1 eV आ जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। जेई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा लल्लू सा क्वेश्चन है। जरा आप आंसर बताओ इसका, जरा आप आंसर बताएं, सिंसियरली करिएगा एकदम। आईआईटी के अंदर आप समझ लो, आप बैठे हो पेपर देने के लिए। एक पैकेट की एनर्जी 300 नैनोमीटर, तो जल्दी से अगर मुझे निकालना है तो मैं निकालूंगा 1240 eV नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 300। तो नैनोमीटर, नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3.1 eV। 3.1 eV का एक पैकेट डाल रहे हो आप। अब इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन कब होगा? जब वर्क फंक्शन की वैल्यू या तो इससे कम हो या इसके बराबर हो। तो 3.1 से कम वर्क फंक्शन वाले मेटल कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4। ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये जो पहले 4 मेटल्स हैं यही आपका आंसर हो जाएगा।
सो द आंसर इज 4। 0 से 9 इंटीजर टाइप क्वेश्चन में ये आया था। इसका आंसर 0 से 9 के बीच में एक इंटीजर फिल करना था और हमारा आंसर है 4। आपने देखा कि कितना इजी क्वेश्चन था ये, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में बेटा, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, राइट। चलो चलो एक लास्ट क्वेश्चन आपको, और एक लास्ट क्वेश्चन और आगे बढ़े बेटा। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो भी इजी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो आसान ही होगा। के ई मैक्स, शायद ये आपको रेड कलर दिख रहा हो, आई होप कि ये विजिबल हो। के ई मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट, जहां लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है बच्चे। के ई मैक्स, मुझे के ई मैक्स नहीं निकालना, मुझे तो स्पीड निकालनी है। तो दिस इज हाफ m इंटू वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। यहां से मुझे वी मैक्स निकालना है, तो वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई एम एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है? ये एच सी को बाहर ले लो तो आपको ये लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट, ये आपको सही आंसर मिल जाएगा। द ऑप्शन इज सी, द ऑप्शन इज सी बेटा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आसान आसान ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन मुश्किल बन ही नहीं सकता, मुश्किल बन ही नहीं सकता कोई क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे वाले पेज पे चलेंगे और अब हम अपने दूसरे टर्म पे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स की लिस्ट में दूसरा है। पहला क्या था? थ्रेशोल्ड एनर्जी, या थ्रेशोल्ड एनर्जी को वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। दूसरा टर्म डिस्कस करते हैं, वो है फोटो इंटेंसिटी। सो लेट्स कम टू आवर सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसको मैं बोलता हूं फोटो इंटेंसिटी, आप भी बोल सकते हो फोटो इंटेंसिटी। फोटो इंटेंसिटी का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको मैं डिनोट करता हूं कैपिटल आई पी से। सो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसको आप फोटो इंटेंसिटी भी बोल सकते हो। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। it is defined as it is the total light energy incident, it is the total light energy incident per unit area, incident per unit area per unit time, per unit area per unit time. So it is the light energy incident पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। किसी भी यूनिट एरिया के सरफेस पे यूनिट टाइम में कितनी लाइट एनर्जी फॉल कर रही है, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटो इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे बेटा? फोटो इंटेंसिटी बोलेंगे। आई पी की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं टोटल लाइट एनर्जी इंसिडेंट, टोटल लाइट एनर्जी इंसिडेंट, टोटल लाइट एनर्जी इंसिडेंट डिवाइडेड बाई एरिया। किस चीज का एरिया है? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किस चीज का? जहां पे वो लाइट एनर्जी फॉल कर रही, जिस सरफेस पे फॉल कर रही। सपोज मेरे ऊपर लाइट एनर्जी फॉल कर रही, तो मेरा ये जो सरफेस एरिया है वो आएगा, वो दैट इज एरिया डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम का मतलब है कितने समय के लिए लाइट एनर्जी फॉल कर रही है। सो इट इज एक्चुअली एनर्जी डिवाइडेड बाई एरिया डिवाइडेड बाई टाइम। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो एनर्जी अपॉन टाइम एक्चुअली पावर होता है, एनर्जी अपॉन टाइम एक्चुअली पावर है। सो दिस इज पावर डिवाइडेड बाई एरिया, पावर डिवाइडेड बाई एरिया। सो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब मैं अगर आपसे पूछूं इसकी मुझे एसआई यूनिट बता दो बच्चे, इसकी एसआई यूनिट बताओ बेटा, जल्दी से एसआई यूनिट टाइप करो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट टाइप करिए। क्या मैं जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, कहां गया इरेजर, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं? और क्या मैं इसी जूल पर सेकेंड को क्या मैं वॉट लिख सकता हूं? वॉट पर मीटर स्क्वायर। आपको मालूम है पावर की यूनिट वॉट होती है, जूल पर सेकेंड को वॉट बोल सकते हैं। सो एसआई यूनिट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज माय एसआई यूनिट फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा इसको अब थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आईपी को मैं क्या लिखूंगा बेटा? टोटल लाइट एनर्जी इंसिडेंट। एक पैकेट की एनर्जी एच न्यू होती है। अगर टोटल एनर्जी की बात हो रही तो मान लो ऐसे एन पैकेट्स फॉल कर रहे, एच न्यू, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी याद करो लास्ट क्लास, एच न्यू एक पैकेट की एनर्जी है, ऐसे एन पैकेट्स फॉल कर रहे हैं, तो टोटल लाइट एनर्जी कितनी हो जाएगी? एन इंटू एच न्यू डिवाइडेड बाई एरिया,
डिवाइडेड बाई एरिया डिवाइडेड बाई टाइम, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n इंटू एच सी बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई एरिया डिवाइडेड बाई टाइम. सो दिस इज my formula for intensity of light. Here n is number of incident photons. ठीक है, n आपको मालूम है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और n यहां पे नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स है. एरिया और टाइम जिस सरफेस पे फॉल कर रही, जितने समय के लिए फॉल कर रही वो है. ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको याद हो जब हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की, आज की क्लास स्टार्ट की, तो मैंने आपसे बोला था कि एक की ऑब्जर्वेशन क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में. एक की ऑब्जर्वेशन, प्लीज एक्सप्लेन अगेन. अरे कुछ नहीं बेटा रोनित, ये फॉर्मूला है बेटा, इस तरह से दिस इज द वे इट इज डिफाइंड, दिस इज द वे इंटेंसिटी इज डिफाइंड. कितनी लाइट एनर्जी फॉल, जैसे मान लो ये बोर्ड है सपोज, तो अगर कोई मुझसे बोले कि बताओ इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी इस पे गिर रही है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल लाइट एनर्जी जो इसके पर सेकंड, मान लो टाइम को मैं 1 सेकंड कर दूं, तो एरिया से डिवाइड कर दूं, तो जो भी लाइट एनर्जी पड़ रही डिवाइडेड बाई एरिया 1 सेकंड में अगर मैं निकाल लूं तो मेरी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट. अभी आगे और समझ में आएगा. अच्छा, जब हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज करते थे, अगर आप याद करो क्लास की शुरुआत हमने की थी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब चेंज करते थे बेटा तो फोटो करंट की वैल्यू चेंज होती थी. याद है आपको, इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज करने पे फोटो करंट की वैल्यू चेंज होती थी. वो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि क्यों चेंज होती है. लेकिन हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे चेंज करेंगे वो भी आप समझ लो. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे चेंज की जाती थी, इस चीज को चेंज करने के क्या तरीके हो सकते हैं, जैसे सुनना. अब यहां पे गौर करना, क्योंकि अगर ये आप गौर नहीं करोगे तो ये पूरा सेक्शन जो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं वो सब उड़ जाएगा, आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा. ध्यान से सुनना. सपोज बेटा मेरे पास एक मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, इसका एरिया मैंने फिक्स कर दिया, मतलब इसी एरिया पे लाइट रेज इंसिडेंट होंगी, इसी एरिया पे, तो एरिया मैंने फिक्स कर दिया. मान लो मैंने 1 सेकेंड के लिए लाइट रे यहां पे डाली है, एरिया मैंने फिक्स कर दिया, मैंने टाइम भी फिक्स कर दिया कि चलो 1 सेकेंड के लिए लाइट रे इंसिडेंट है. अब अगर मुझे इंटेंसिटी चेंज करना है तो मैं इंटेंसिटी को कैसे चेंज करूंगा, सुनिए. मैंने डिनोमिनेटर के ये दोनों क्वांटिटीज फिक्स कर दिए हैं, अब अगर मुझे इंटेंसिटी चेंज करनी हो तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूं. मेरे पास 2 ऑप्शन है. पहला, या तो मैं नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स चेंज करूं, या मैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी चेंज करूं. एच तो नहीं चेंज कर सकते, एच तो कांस्टेंट है. या मैं एन चेंज कर दूं या फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूं तो मेरी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी. अगर एरिया और टाइम मैंने फिक्स कर दिया तो, हां या ना, यही होगा. लेकिन जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी चेंज करते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करते, मतलब हम सोर्स को नहीं चेंज करते हैं, जो सोर्स है वही रहने देते हैं, हम नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स चेंज करते हैं. तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं, when we change intensity of light, we change number of incident photons. हम ये चेंज करते हैं बेटा, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स. समझ में आया, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बच्चे पूछते हैं कि सर ये कैसे चेंज होते हैं. बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है. जैसे मान लो यहां ऊपर रूफ पे, मेरे ठीक ऊपर लाइट लग रही है, ठीक है. अब मेरे सरफेस पे, मेरे इस बॉडी सरफेस पे सपोज जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, मान लो बच्चे 100 फोटॉन्स पर सेकेंड फॉल कर रहे हैं. ध्यान से सुनना, इस लाइट से मेरे सरफेस पे, मेरे सर पे सपोज 100 फोटॉन्स पर सेकेंड फॉल कर रहे हैं, ठीक है. तो 100 फोटॉन्स पर सेकेंड मेरे एनर्जी आ रही है, 100 फोटॉन्स की एनर्जी पर सेकेंड मेरे सर पे आ रही है, ठीक है. लेकिन अगर मैं ऊपर जो लाइट का सोर्स है उसको आधा ढक दूं, क्या मैंने लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज की? नहीं, मैंने उसको जस्ट ब्लैक क्लॉथ से कवर कर दिया. तो जो मेरे पास 100 फोटॉन्स पर सेकेंड आ रहे थे, अगर मैंने उसको हाफ कवर कर दिया तो अब मेरे ऊपर 50 फोटॉन्स पर सेकेंड ही फॉल करेंगे. तो एनर्जी कम फॉल कर रही है, एनर्जी कम हुई कैसे? एनर्जी कम कैसे हुई? क्या एनर्जी को हमने फ्रीक्वेंसी चेंज करके कम किया? नहीं,
हमने फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज किया, हमने लाइट सोर्स नहीं चेंज किया, हमने फॉल करने वाले फोटॉन्स को कम कर दिया। ये कुछ वैसा ही है जैसा आजकल, जैसे कोटा में इस समय भयंकर कोहरा हो रहा है, सुबह बहुत कोहरा था, धूप बहुत हल्की हल्की थी, तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं कि आज धूप की इंटेंसिटी कम है, आज धूप की इंटेंसिटी कम है। कभी कभी आपको धूप बहुत तीखी लगती, तेज लगती है, तो आप बोलते हो आज धूप की इंटेंसिटी ज्यादा है, बोलते हैं आज सनलाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, आज सनलाइट की इंटेंसिटी कम है। कैसे आपको महसूस होता है कि इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है? अगर आपको ऊपर फॉल करने वाली जो एनर्जी, जिससे आप वार्म, जिससे आप हीट महसूस करते हो, अगर वो आपको चुभ रही, आपको ज्यादा लग रही, तो आप बोलते हो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है। किसी दिन आपको नहीं लगता, आपको सनलाइट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ मेरे ऊपर फॉल करे, क्यों? क्योंकि उस समय लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। तो लाइट की इंटेंसिटी कम या ज्यादा कैसे हुई? सनलाइट की इंटेंसिटी कम या ज्यादा कैसे हुई? क्या आपका बॉडी सरफेस कम या ज्यादा हो गया? नहीं। क्या आपने जाके सनलाइट पे, जो सन पे जाके आपने फ्रीक्वेंसी ट्यून की या वेवलेंथ ट्यून की? नहीं, आपने फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज किया, वेवलेंथ नहीं चेंज किया, आपने अपने बॉडी सरफेस को भी नहीं चेंज किया। एक्चुअली आप पे गिरने वाले फोटॉन्स की संख्या में कमी आ गई, इसलिए आप एनर्जी कम फील कर रहे हो, इंटेंसिटी कम फील कर रहे हो। तो बच्चे बोलते हैं कि सर फोटॉन्स क्यों कम गिरे? फोटॉन्स बहुत सारे, कभी पॉल्यूशन होगा, कभी डस्ट पार्टिकल से टकराएंगे, आजकल फॉग हो रहा है, तो कभी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो आप समझ रहे हो आप पे गिरने वाले फोटॉन्स में कमी आ जाती है, जिसके कारण आप बोलते हो कि इंटेंसिटी सनलाइट की कम हो गई। तो वही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी, जब इंटेंसिटी चेंज करते हैं तो इंटेंसिटी कैसे चेंज करते हैं बेटा? नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स हम बदल देते हैं, कम कर देते हैं अगर कम करनी हो, और ज्यादा कर देते हैं अगर बढ़ानी हो इंटेंसिटी। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। इतना दिमाग में रखते हुए अब हम अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है? इतना दिमाग में रखते हुए अब हम अगले पेज पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे चलूंगा बेटा, ठीक? अब एक्सप्लेन करते हैं कि फोटो करंट की वैल्यू कैसे बढ़ती या घटती है। फोटो करंट की वैल्यू कैसे बढ़ती है या घटती है? सपोज अब ध्यान से सुनना, मेरे पास एक मेटल है, एक आइडेंटिकल मेटल यहां पे भी है, इसका एरिया मैंने ए रखा है, इसका भी एरिया मैंने ए रखा है। 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए मैंने इस पे लाइट रे इंसिडेंट किया, 1 सेकेंड के लिए मैंने इस पे लाइट रे इंसिडेंट किया है। वो जो लाइट रे इंसिडेंट किया है वो सपोज इस तरह से है, लाइट रे इंसिडेंट किया, ठीक है? इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और वेवलेंथ लैम्डा है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी न्यू है और वेवलेंथ लैम्डा है। हाँ, फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है? वर्क फंक्शन सेम है, मेटल सेम है, वर्क फंक्शन भी सेम है, ठीक है? अब सुनिए अंतर क्या है। यहां पे सपोज इस जगह पे बच्चे लेट्स से कि 10 टू द पावर 19 फोटॉन्स पर सेकेंड फॉल कर रहे हैं। इस मेटल सरफेस से कितने फोटॉन्स टकरा रहे हैं? 10.19 फोटॉन्स, और यहां पे 2 इंटू 10 टू द पावर 19 फोटॉन्स पर सेकेंड। तो बताएंगे कहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है, किस जगह पे इंटेंसिटी ज्यादा है? बताएंगे क्या, किस जगह पे ज्यादा है? ऑब्वियसली जहां पे ज्यादा फोटॉन्स गिर रहे हैं, तो मान लो ये IP2 है, ये और ये IP1 है, ये फोटो इंटेंसिटी 1, ये फोटो इंटेंसिटी 2, यहां पे ज्यादा फोटॉन्स टकरा रहे हैं पर सेकेंड, तो इसका मतलब है कि IP2 की वैल्यू IP1 से ज्यादा है, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, सपोज हम ये मान रहे हैं कि एक आइडियल कंडीशन है जिसमें एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने में कैपेबल है, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। तो यदि पर सेकेंड 10 टू द पावर 19 फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं, तो यहां इस सरफेस से कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड बाहर आएंगे? इतने ही, क्योंकि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। सो 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड बाहर आने वाले हैं पर सेकेंड, और यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे? 2 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड बाहर आने वाले हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन सर्किट से पर सेकंड फ्लो होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन सर्किट से पर सेकंड फ्लो होंगे, और यहां पे इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। इसका मतलब है 10 टू द पावर 19 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम पर सेकंड का चार्ज फ्लो होगा। कूलम, इतने कूलम पर सेकंड चार्ज फ्लो होगा, और यहां पे क्या होगा बेटा? 2 इंटू 10 टू द पावर 19 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम पर सेकेंड का चार्ज फ्लो होगा। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो कूलम पर सेकेंड ही एम्पियर होता है। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। कूलम पर सेकेंड एक्चुअली एम्पियर है, करंट है।
So this is 1.6 ampere and this is 2 into 1.6, this is 3.2 ampere. इसका मतलब यहां पे जो फोटो करंट है IP1, स्मॉल IP1 फोटो करंट वो 1.6 एम्पियर है और यहां पे जो फोटो करंट है वो 3.2 एम्पियर है। ये फोटो करंट की वैल्यू है। तो आपने देखा कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटो करंट की वैल्यू बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है और वैसे ही अगर आप इंटेंसिटी डिक्रीज करोगे तो फोटो करंट की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। अब आपसे बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है, बहुत बड़ा क्वेश्चन, यही चीज वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे उसको। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विल यू टेल मी कि वेदर के मैक्स ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑन चेंजिंग फोटो इंटेंसिटी, मैं क्या पूछ रहा हूं, यहां से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्स के मैक्स है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो यहां से बाहर आया उसका काइनेटिक एनर्जी के मैक्स है, एक इलेक्ट्रॉन जो यहां से बाहर आया उसका काइनेटिक एनर्जी के मैक्स, लेट इट बी के मैक्स 1 एंड लेट इट बी के मैक्स 2। तो आप बताओगे के मैक्स 1 और के मैक्स 2 में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी या किसकी वैल्यू कम होगी या दोनों बराबर होंगे, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे? दोनों ही जगह फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है, सिर्फ इंटेंसिटी चेंज की है। कैसे? नंबर ऑफ फोटॉन्स मैंने चेंज किए। लेकिन यहां से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन के मैक्स 1 है, यहां से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन के मैक्स 2 है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा के मैक्स ज्यादा होगा। के मैक्स का फॉर्मूला क्या लिखा था बेटा? के मैक्स का फॉर्मूला था बच्चे h-5, यही तो था। यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है, मेटल सेम है, मतलब दोनों जगह वर्क फंक्शन की वैल्यू सेम है, यहां पे भी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है, तो के मैक्स की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रही है। के मैक्स की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। हाँ, ये जरूर है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आ रहे हैं वो बढ़ गए, यहां इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर एक इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रही है, वो चेंज नहीं हो रही है। एंड दिस वाज एक्चुअली नॉट गेटिंग एक्सप्लेन्ड बाय द क्लासिकल वेव नेचर ऑफ लाइट। समझ में आया? ये चीज वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। कौन सी चीज? जो मैं आगे लिखने जा रहा हूं, ऑन चेंजिंग फोटो इंटेंसिटी, on changing photo intensity, the ke max of emitted photoelectron does not change. This cannot be explained by the wave nature of light. अगर आप लाइट का वेव नेचर यूज करते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, तो यहीं पे आके डेड एंड है, यहीं पे आके डेड एंड है। क्यों? क्योंकि लाइट का जो वेव नेचर होता है वो कहता है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो वेव की एनर्जी बढ़ा रहे हो, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो वेव की एनर्जी बढ़ा रहे हो, और वेव की एनर्जी बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसकी भी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। ये वेव नेचर का प्रेडिक्शन है। वेव नेचर प्रेडिक्ट करता है कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब वेव की एनर्जी बढ़ा रहे हो। अब वो जो एक वेव जा रही है, वो वेव जब अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगी तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा एनर्जी के साथ बाहर आना चाहिए, क्योंकि आप वेव की एनर्जी बढ़ा रहे हो। ये वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं होता है, ठीक है। सो यहीं पे आके सब लोग फंस गए थे, हर्ट्ज फंस गए, मैक्स प्लैंक फंस गए, और इसी चीज को आइंस्टीन ने दूर किया बाय एज्यूमिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब आप देखिए पार्टिकल नेचर से कितना अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है। पार्टिकल नेचर, भाई ये इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की एनर्जी से बाहर आएगा, एक पार्टिकल की एनर्जी से बाहर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल की एनर्जी से बाहर आएगा। अब एक पार्टिकल की एनर्जी hν होती है, जो तो हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं, वो यहां पे भी hν है, यहां पे भी hν है, वो तो हम चेंज ही नहीं करें। हाँ, ये जरूर है कि हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दिए, तो टोटल एनर्जी इस सरफेस पे ज्यादा जरूर मिल रही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को तो एक ही पैकेट से एनर्जी मिलेगी। समझ में आया?
सो दिस इज फोटो इंटेंसिटी बेटा। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे रोकेंगे, इसके बाद अभी एक चीज और बची हुई है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन थोड़ा समय लगेगा और अब समय की कमी है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे रोकेंगे। इसके बाद एक तीसरा टर्म और है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लास्ट टर्म होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को लगभग लगेंगे 20-25 मिनट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को खत्म करने में, और उसके बाद स्टार्ट कर देंगे बोर्स थ्योरी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए बोर्स थ्योरी होती है, तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास।